So, we are once back and with the same lesson, A Tale of Two Cities. It is written by Charles Dickens and we were doing the first chapter, Recalled to Life. Recalled to Life, okay, let's have a quick revision. So, Recall to Life ऐसे समय का बात है जो सबसे बेस्ट टाइम था. और अगर कुछ अच्छा होता था तो बहुत अच्छा होता था उस टाइम में, और अगर कुछ बुरा होता था तो बहुत बुरा होता था. अगर कोई ज्ञानी था तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, और अगर कोई फुलिस था तो वो बहुत बड़ा फुलिस था. अगर कभी उम्मीद की आशा जगती थी तो कभी निराशा जगती थी. तो मतलब कि इन शॉर्ट वी रिकॉल्ड टू लाइफ ऐसा समय के बारे में है ऐसा पीरियड के बारे में है विच कुड ओनली बी परसीव्ड इन एक्सट्रीम्स. मीन्स वहाँ उस समय जो भी चीज़ होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, एक्सट्रीम्स में होता था. ये रिकॉल टू लाइफ एक्चुअली ये दो कंट्रीज़ के बारे में है, दैट इज़ इंग्लैंड एंड फ्रांस. So, there was a king with a large jaw and a queen with a plain face on the throne of England. इंग्लैंड में जो राजा था उसका बहुत बड़ा जॉ था और क्वीन का एक प्लेन फेस था, मीन्स वो बहुत कम सोचती थी. और फ्रांस में जो राजा था उसका बहुत बड़ा जॉ था और क्वीन का एक फेयर फेस था, बहुत गोरी थी. जो इंग्लैंड में लोग रहते थे वो लोगों को घोस्ट और सियानसेस से बहुत डर लगता था. सियानसेस मैं पहले भी बताई थी, एक मीटिंग होता है जिसमें लोग घोस्ट के बारे में बात करते हैं और उन घोस्ट को बुलाते हैं. तो इंग्लैंड में लोगों को घोस्ट और सियानसेस मीटिंग्स से बहुत डर लगता था. और इतना ही नहीं, वो लोगों को रात को रॉब होने से भी बहुत डर लगता था. इंग्लैंड में रॉबरी बहुत ज़्यादा होता था, और ज़्यादातर जो अपने होते थे वही एक दूसरे को रॉब करते थे. जबकि फ्रांस में लोग को टॉर्चर किया जाता था फॉर द स्लाइटेस्ट वायलेशन ऑफ पेटी लॉज. स्लाइटेस्ट वायलेशन मीन्स अगर कोई भी इंसान छोटा सा भी लॉ तोड़ देता था तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था. जो लोग मॉन्क को देख के उनके सामने झुकते नहीं थे वो लोग को डेथ दे दिया जाता था. मॉन्क जैसे हिंदू लोग में प्रिस्ट होता है पुजारी, वैसे ही बुद्धिज़्म में मॉन्क होता है. तो जो लोग मॉन्क को देख के झुकते नहीं थे वो लोगों को डेथ दे दिया जाता था. और इन बोथ कंट्रीज़ जो रूलिंग क्लासेस था, मीन्स लाइक राजा रानी और जो वो लोगों का जो चलते आ रहा है मोनार्की, उस समय मोनार्की रूल था. तो राजा का किंग फिर से राजा बनता था. तो वैसे जो चलते आ रहा था जनरेशन टू जनरेशन ऑफ किंग्स एंड क्वींस, वो बहुत ज़्यादा द रूलिंग इंक्रीज हुए, वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिला. पर जो पॉवर्टी ऑफ द अपर प्रिविलेज्ड, poverty means state of being poor, and upper privileged are those persons who have very less money and less rights. तो जो लोगों के पास बहुत कम राइट्स था उस समय, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स होते थे ना, जो लोगों को बहुत छोटा समझा जाता था, तो वो लोगों का राइट्स बहुत कम हो गया और रूलिंग क्लासेस का राइट्स बहुत ज़्यादा हो गया. लाइक वो लोग जो चाहे वो करें. और दोनों ही कंट्रीज़ में जो किंग और क्वीन थे वो उनको जो भी सब्जेक्ट्स अच्छा लगता था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, बहुत ज़्यादा बढ़ाते थे. तो इतना तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे. फिर वी मूव टुवर्ड्स दिस स्टोरी दैट इट इज़ अबाउट 1775. नवंबर का महीना था और स्टीमिंग मिस्ट वाज रोमिंग ऑन द शूटर्स हिल. स्टीमिंग मिस्ट मीन्स कुआसा, जैसे लाइक वी से ना हेज, तो कुआसा वही होता है स्टीमिंग मिस्ट. तो एक शूटर्स हिल एक हिल का नाम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुआसा था बिकॉज ऑफ मॉइस्चर. वहाँ पे बहुत कुआसा था और उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत है जो ढूंढ रहा है कोई जगह रेस्ट करने के लिए, पर उसको कोई जगह मिल नहीं रहा और वो ऐसे ही भटक रहा है. उतना खतरनाक दिख रहा था, एकदम सफ़ेद. देन देयर वॉज अ डोवर मिल.
डोवर मेल वो मेल होता है जो पहले ज़माने में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। तो एक डोवर मेल था, वो डोवर का वे में, इट वाज ऑन द वे ऑफ डोवर। इट वॉज एन एम्प्टी कोच, इट वॉज पुल्ड बाई 4 हॉर्सेस। एक एम्प्टी कोच था जो 4 हॉर्सेस के द्वारा पुल किया जा रहा था। डैट वॉज अ डोवर मेल एंड इट वॉज हाफ अ वे टू डोवर। उसमें थ्री पैसेंजर्स थे और वो 3 पैसेंजर्स डोवर कोच में बैठे नहीं थे, वो लोग 3 पैसेंजर्स कोच के बाहर थे। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों बाहर थे। तो वो डोवर जो कोच था उसका जो वेट था वो बहुत ज़्यादा था और इस वजह से वो पैसेंजर्स बाहर थे, कोच में नहीं बैठे थे और फिर वो उस कोच के पीछे पीछे चल रहे थे। There was a driver and a guard who was sitting beside him. ड्राइवर हॉर्सेस को कंट्रोल कर रहा था और उसके सामने एक गार्ड बैठा था। इतना ज़्यादा कुहासा था वहाँ पे कि वो लोग थोड़े फीट्स तक ही देख पा रहे थे, ज़्यादा दूर तक वो देख नहीं पा रहे थे। और वो लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि उस दिन इतना कुहासा था, इतना स्टीमिंग मिस्ट था जिसकी वजह से रॉबरी का चांसेस ज़्यादा था। अब वो लोगों को तो अपने लोगों को जो कोच में बैठे हैं वो लोगों को सेफ रखना था, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा केयरफुली से रास्ता पार कर रहे थे, देख के कि कोई रॉबर यहाँ पे होना। They both peered into the mist to see if anything was moving. वो लोग बहुत अच्छे से, peered means look closely and carefully. Peered means look closely and carefully. तो वो दोनों अच्छे से देख रहे थे कि यहाँ पे कोई है तो नहीं ना, कोई हॉर्स के पीठ पे बैठ के कोई रॉबरी करने तो नहीं आ रहा। गार्ड के हाथ में एक गन था और सडनली वो गन को रेज कर दिया। वो बोला कि आई हियर द हॉर्स कमिंग अप बिहाइंड अस। वो बोला कि हमको एक हॉर्स का आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो मेरे को एक हॉर्स का आवाज़ सुनाई दे रहा है। आप लोग जो भी पैसेंजर्स हैं, 3 पैसेंजर्स थे, आप सब कोच के अंदर बैठ जाइए, मेरे को लगता है कोई रॉबरी करने के लिए आ रहा है। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। द कोच स्टॉप्ड एंड द 3 पैसेंजर्स गॉट इन क्विकली। तो जो कोच था डोवर्स मेल वो स्टॉप हुआ, वो रुका और जितने भी पैसेंजर्स थे, 3 पैसेंजर्स थे, वो तीनों अंदर बैठ गए। दे रिमेन स्टिल एंड साइलेंट वेटिंग। तो वो लोग एकदम चुप शांत होकर बैठे रहे। द गार्ड स्क्वीज्ड द गन इन हिज हैंड रेडी फॉर द वर्स्ट। जो गार्ड था वो स्क्वीज्ड मीन्स लाइक प्रेस करके एकदम अच्छे से टाइटली गन को पकड़ लिया था एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट हेयर मीन्स कि वो तैयार था, अगर कोई भी रॉबर आ रहा था सामने, अगर जो हॉर्स बैक में आ रहा था वो एक्चुअली एक रॉबर था, तो वो तैयार था उसको मारने के लिए। दैट इज़ व्हाट वर्स्ट मीन्स। और उसी समय एक horse at a gallop came fast and furiously up the hill. Gallop means at a fastest speed. तो उसी समय एक हॉर्स बहुत जल्दी हिल के ऊपर आया, बहुत ज़्यादा स्पीड में। A dark figure appeared out of the mist. As I told, steaming mist was there, means बहुत ज़्यादा कुआसा था। तो एक डार्क फिगर दिखाई दे रहा था हॉर्स का और उसके ऊपर एक मैन बैठा हुआ था उसका मिस्ट से। Stop! Who goes there? shouted the guard. गार्ड चिल्ला के बोला कि तुम कौन हो? Is this the Dover mill? तो जो so then the guards asked कि कौन हो तुम? तो फिर जो स्ट्रेंजर आया था वो बोलता है कि क्या ये डोवर मेल है? गार्ड बोला हाँ ये है, पर तुमको क्या काम है? फिर वो स्ट्रेंजर बोला कि मैं एक जार्विस लॉरी है फ्रॉम टेल्सन्स बैंक, उसके लिए एक मैसेज लाया हूँ। फिर ड्राइवर कोच के अंदर जाके पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई जार्विस लॉरी नाम का आदमी है? तो फिर एक आदमी निकलता है बाहर और बोलता है कि हाँ
मैं जैरविस लॉरी हूँ। एंड वो उसको देखने से लग रहा था जैसे वो 60 ईयर्स का था। और तो वो बाहर निकल के बोलता है कि आई एम जैरविस लॉरी। फिर ड्राइवर बोला कि आपके लिए एक मैसेज आया है लंदन से, आप कोच से बाहर जाइए और वो मैसेज लीजिए। तो फिर वो जैरविस लॉरी जो था वो बाहर गया कोच से मैसेज लेने के लिए। आई थिंक टिल हियर इट्स क्लियर। एक आदमी आया था, स्ट्रेंजर, जो एक मैसेज लाया था जैरविस लॉरी के लिए। तो फिर कोच पूछा अंदर कि जैरविस लॉरी नाम का कोई इंसान है। तो एक 60 ईयर्स का ओल्ड मैन बोला हाँ मैं जैरविस लॉरी हूँ। तो गार्ड बोला आप बाहर जाके जो आपके लिए मैसेज आया वो लीजिए। तो जो जैरविस लॉरी था वो बाहर गया कॉन्फिडेंटली और वो राइडर के सामने चला गया, वो स्ट्रेंजर के सामने चला गया। गुड इवनिंग मिस्टर लॉरी सर। स्ट्रेंजर जो जैरविस लॉरी था उसको गुड इवनिंग बोला। और मिस्टर लॉरी उसको आराम, जैरविस लॉरी को मिस्टर लॉरी भी बोल सकते हैं। तो जैरविस लॉरी उस रीडर को पहचान गया कि वो कौन था। ही वॉज जेरी क्रंचर। वो स्ट्रेंजर जो हॉर्स बैक पे आया था, हु ब्रॉट अ मैसेज फॉर जैरविस लॉरी, उसका नाम था जेरी क्रंचर। और जैरविस लॉरी उस स्ट्रेंजर को जानता था। जेरी क्रंचर, नॉट अ नाइट फॉर राइडिंग ऑल वे फ्रॉम लंदन। सो जैरविस लॉरी पूछा जेरी क्रंचर से कि आपको यही रात मिला मेरे को मैसेज देने के लिए। तो फिर जेरी क्रंचर बोला कि मैं आना तो नहीं चाहता था पर ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए मेरे को आपको ये मैसेज देने के लिए आना पड़ा। फिर मिस्टर लॉरी जो मैसेज था उसको लिया और फिर लैम्प के पास जाके उसको ज़ोर से पढ़ा। वो मैसेज में लिखा था मीट मॉइसिली एट डोवर। ये मैसेज पढ़ने के बाद मिस्टर लॉरी जेरी क्रंचर मीन्स जो हॉर्स बैक पे आया था उसको देख के बोलता है कि मेरा आंसर है रिकॉल्ड टू लाइफ। फिर जेरी क्रंचर बहुत सरप्राइज हो गया कि ये कैसा आंसर है सर। तो मिस्टर लॉरी बोला कि ये आंसर एनफ है, आप जाके जो ये मेरे को मैसेज भेजा है उसको जाके ये मैसेज दे दीजिए, वो समझ जाएगा। उसके बाद जेरी क्रंचर वहाँ से चला गया और फिर मिस्टर लॉरी वापस कोच में बैठ गया और फिर वो लोग चले गए। Next morning, Mr. Lorry was putting the finishing touch to his appearance before going for breakfast in the dining room of the Royal George Inn. तो उसके बाद दूसरा दिन स्टार्ट होता है और फिर मिस्टर लॉरी ही वॉज पुटिंग फिनिशिंग टच टू हिज अपीयरेंस मीन्स वो अपना कपड़ा ठीक से पहन रहा था, टाई को लगा रहा था, अच्छे से कपड़ा पहन रहा था और तैयार हो रहा था ब्रेकफास्ट में जाने के लिए। एंड वो ब्रेकफास्ट होने वाला था रॉयल जॉर्जी इन में। इट वॉज गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट डे। जैरविस लॉरी के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट दिन होने वाला था। As a man who had devoted his life towards the impersonal businesses of financial affairs, he was not looking forward to a meeting that had to be with a deeply emotional matter. तो जैरविस लॉरी एक ऐसा इंसान था जो डेल्सन्स बैंक के लिए बहुत साल से काम कर रहा था और उसने अपना पूरी लाइफ में हमेशा दूसरों के लिए काम किया और हमेशा बिजनेस में उसने ध्यान दिया। उसने कभी भी कोई इम्पर्सनल बिजनेस और फाइनेंशियल अफेयर्स मीन्स वो हमेशा कभी भी वो कोई पर्सनल बिजनेस नहीं करता था, कोई पर्सनल अफेयर्स नहीं था उसका। वो उसने अपना पूरा लाइफ अपने बिजनेस को डिवोट कर दिया था। वो सिर्फ अपने बिजनेस में ध्यान देता था और आज उसको एक पर्सनल अफेयर के बारे में डिस्कस करना था, तो एक डीपली इमोशनल मैटर के बारे में डिस्कस करना था। इसलिए वो आज का दिन जैरविस लॉरी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आई थिंक इट्स क्लियर।
जैरविस लॉरी सुबह को उठा और वो तैयार हो रहा था, और आज का दिन जैरविस लॉरी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आज जैरविस लॉरी को एक इमोशनल मैटर पे बात करना था। उसने अपने पूरे लाइफ में हमेशा काम किया, कभी भी कोई इमोशनल मैटर में वो उसने का कोई भी इमोशनल मैटर नहीं था। वो हमेशा इम्पर्सनल बिजनेसेस करता था, हमेशा बिजनेस में ध्यान देता था, पर आज उसे एक इमोशनल मैटर पे बात करना था, इसलिए आज का दिन उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। जैरविस लॉरी ने कभी शादी नहीं की थी, ही वॉज अनमैरिड, और वो हमेशा जब भी कोई उससे पूछता था कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो वो हमेशा कहता था कि आई हैव मैरिड फ्रॉम माई वर्क, मैंने अपने वर्क से शादी की है। वो इतना ज़्यादा डिवोटेड था अपना वर्क के प्रति। जैरविस लॉरी जो टेल्सन्स बैंक, एक बैंक का नाम था, वो जैरविस लॉरी टेल्सन्स बैंक के लिए काम करता था, और वो टेल्सन्स बैंक के लिए 30 इयर्स से काम कर रहा था, और वो मोस्ट ट्रस्टेड एम्प्लॉय था। जैरविस लॉरी मीटिंग में, डिनर में जाने से पहले एक ब्राउन सूट पहन रहा था। वो हमेशा जब भी कोई बिज़नेस ट्रिप में जाता था, या जब भी वो कोई भी बिज़नेस की टूर्स पे जाता था, तो वो हमेशा ब्राउन सूट पहनता था, और आज भी वो ब्राउन ही सूट पहन रहा था। इट वॉज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्राउन सूट्स, तो आज भी वो ब्राउन सूट पहन रहा था डिनर रूम में जाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए वो जा रहा था, पर वो डिनर रूम में ब्रेकफास्ट करने वाला था, डाइनिंग रूम। So, when Mr. Lorry had finished his breakfast, a waiter discreetly came up to his table. जब मिस्टर लॉरी ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया, तो फिर एक वेटर उसके टेबल के पास आया। डिस्क्रीटली मीन्स वेरी केयरफुली, तो फिर वो नीचे गया, राइट। फिर मिस्टर लॉरी नीचे गया, और फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए गया, और फिर वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट किया, और फिर उस समय जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब एक वेटर वहाँ पे टेबल के पास आया। अ मैसेज सर फ्रॉम अ मिस मैनेट, शी सेज शी इज़ रेडी टू रिसीव यू। तो जो वेटर था वो बोला कि आपके लिए एक मैसेज है मिस मैनेट के द्वारा, वो बोल रही हैं कि वो तैयार है आपको रिसीव करने के लिए। तो मिस्टर लॉरी उस थैंक यू बोल दिया वेटर को, एंड देन मिस्टर लॉरी एक लंबा सांस लिया, और लास्ट ड्रैंक ऑफ टी, मीन्स टी का जो बचा हुआ टी था उसको पिया, और फिर वेटर को फॉलो किया मिस मैनेट का अपार्टमेंट में। तो आई थिंक दिस इज स्टिल हियर, इट्स क्लियर। मिस्टर मैनेट तैयार होके ब्रेकफास्ट करने गया। वहाँ पे जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब एक वेटर आया उसके पास। वो बोला कि आपके लिए मिस मैनेट के द्वारा एक संदेश है, एक मैसेज है। वो बोल रही हैं कि आप अगर तैयार हैं तो मैं आपको लेने आ जाऊंगी। फिर मिस्टर लॉरी बोला ठीक है, और फिर मिस्टर लॉरी एक लंबी सांस लिया, जो लास्ट टी बचा था उसको पी लिया, और फिर वो वेटर को फॉलो किया मिस मैनेट के अपार्टमेंट में। When he entered Miss Manet's apartment, he saw a young lady of not more than 17 standing by the fireplace. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लड़की दिख रही है वो एक्चुअली मिस मैनेट है, और उनके सामने जो एक 60 years old जेंटलमैन दिख रहे हैं वो मिस्टर लॉरी है। She was short with a aristocratic hair and a full head of blonde hair. तो जब मिस्टर लॉरी मिस मैनेट के अपार्टमेंट में गया, तब वो देखा कि मिस मैनेट एक यंग लेडी थी जो 16-17 ईयर्स से छोटी थी, और उसका एक एरिस्टोक्रेटिक हेयर विच वॉज फुल ऑफ ब्लोंड हेयर्स। एरिस्टोक्रेटिक मीन्स एकदम राउंड हेयर्स होता है ना, जैसे आप देख सकते हैं कि मिस मैनेट का कैसा हेयर है, एकदम राउंड होता है, उसको एरिस्टोक्रेटिक बोलते हैं। और ब्लोंड मीन्स येलोइश इन कलर। तो जो मिस मैनेट थी वो 17 ईयर्स की थी, और वो बहुत पतली थी, उनका जो बाल था वो येलो कलर का था, और बहुत ज़्यादा उसमें कर्व्स थी।
As he entered, her clear blue eyes met his. मिस मैनेट की आइज़ ब्लू थी और जैसे ही मिस्टर लॉरी मिस मैनेट के अपार्टमेंट में गया तो मिस मैनेट्स blue eyes met his. A look of inquiry showed that she did not know why she had been asked by the bank to meet this man under such a strange circumstances. तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी. उसको मिस मैनेट को देखने से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी. उसको ये पता नहीं था कि बैंक के द्वारा मिस मैनेट भी टेल्सन्स बैंक से ही बिलोंग करती थी. तो मिस मैनेट को टेल्सन्स बैंक ने बोला था कि आपको मिस्टर लॉरी से मिलना है. तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि टेल्सन्स बैंक ने उन्हें मिस्टर लॉरी से मिलने के लिए क्यों बोला है. Mr. Lorry looked at her beautiful face and recognized the pretty nose and cheerful eyes of the baby girl he had seen nearly 16 years ago. तो मिस्टर लॉरी जब मिस मैनेट को देखा तब वो उसको पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसको मैंने 16 ईयर्स पहले देखा था. दैट मीन्स जब वो पैदा हुई थी. अभी वो 17 ईयर्स की है. 16 ईयर्स पहले में जब वो मिस मैनेट 1 साल की थी तब मिस्टर लॉरी मिस मैनेट से मिला था. मिस मैनेट मिस्टर लॉरी से पूछती है कि आप मिस्टर लॉरी हैं. तो मिस्टर लॉरी बोला, हाँ मैं मिस्टर लॉरी हूँ, टेल्सन्स बैंक लंदन से. तो मिस मैनेट बोलती है कि आप प्लीज़ बैठ जाइए. तो मिस्टर लॉरी एंड मिस मैनेट ये दोनों स्मॉल टेबल के सामने बैठ के विच वॉज क्लोज टू दी फायर. फिर मिस मैनेट बोलती है कि आई थिंक ये जो मीटिंग करना था वो मेरे फादर्स प्रॉपर्टी के साथ करना था. मिस्टर लॉरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिगिन करे, कैसे स्टार्ट करे बोलना. मिस मैनेट तो बोल रही थी कि ये मीटिंग मेरे फादर की प्रॉपर्टी के लिए करना है, पर मिस्टर लॉरी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से स्टार्ट करे बात. फिर मिस्टर लॉरी बोलना स्टार्ट करता है कि मिस्टर लॉरी बोलता है कि मैं टेल्सन्स बैंक के लिए बहुत सालों से काम कर रहा हूँ. फॉर 30 ईयर्स मैं टेल्सन्स बैंक के लिए काम कर रहा हूँ. पहले 15 ईयर्स मैंने पेरिस में काम किया था और टेल्सन्स बैंक पेरिस में, लंदन में और इवन फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है. मिस मैनेट वंडर्ड हाउ दिस कुड पॉसिबली कंसर्न हर. तो मिस मैनेट जब मिस्टर लॉरी का बात सुन रही थी तब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मिस्टर लॉरी उनसे क्यों कर रहे हैं. मीन्स जब मिस्टर लॉरी बात बता रहे थे कि मैं टेल्सन्स बैंक के लिए काम करता हूँ, टेल्सन्स बैंक फ्रांस में भी काम करता है, मैं पहले 15 ईयर्स पेरिस में काम किया था. तो जब मिस्टर लॉरी ये सब बता रहा था तब मिस मैनेट को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर लॉरी ये सब बात मिस मैनेट को क्यों बता रहे हैं. फिर मिस्टर लॉरी बताता है कि जब मैं 15 ईयर्स पेरिस में काम कर रहा था तब मैं तुम्हारे फादर से मिला था. किसके फादर? मिस मैनेट के फादर से. ये एक बिजनेस रिलेशनशिप था एंड यू अंडरस्टैंड आई एम अ मैन ऑफ बिजनेस यू सी, बट ही डिड ट्रस्ट मी विथ ऑल हिज प्राइवेट अफेयर्स. तो मिस्टर लॉरी बोला कि मैं जब 15 ईयर्स के लिए पेरिस में काम कर रहा था तभी मैं तुम्हारे फादर से मिला था और ये एक बिज़नेस ट्रिप था, बिज़नेस रिलेशनशिप था, पर हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और तुम्हारे जो फादर थे वो मेरे साथ अपने सारे प्राइवेट अफेयर्स शेयर करते थे. तो फिर मिस मैनेट बताती है कि मेरे को मेरे फादर के बारे में जो कुछ पता है वो मैं आपको बता सकती हूँ. मेरे फादर एक डॉक्टर थे फ्रॉम ब्यूवेज एक नाम है कंट्री का, और मेरे फादर ने एक इंग्लिश वुमन से शादी की थी. जब मेरे फादर मर गए थे तब मेरी मदर उनके मरने के 2 साल बाद तक जी और फिर वो भी मर गई. और जब वो मरी तब मेरे को इंग्लैंड ले आया गया था बाय द टेल्सन्स बैंक.
तो मिस मैनिटी क्या क्या बताई कि मेरे फादर एक डॉक्टर थे जो ब्यूवेज में काम करते थे। वो एक ट्विंगलेस वुमन से शादी किए, पर मेरे फादर पता नहीं कैसे मृत्यु हो गई और फिर मेरी मॉम भी मर गई। और उसके बाद उस समय जब मेरी मॉम मरी तब मैं बहुत छोटी थी और फिर मेरे को इंग्लैंड ले आया गया टेल्सन्स बैंक द्वारा। फिर मिस्टर लॉरी बोला, दैट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू मिस मैनेट, ये जो आप बता रही हैं वो पूरा सच नहीं है। टेल्सन्स बैंक इज़ ओनली कैरिंग आउट द विशेस ऑफ योर फादर। आप जैसा सोच रही हैं कि आपके फादर के मरने के बाद आपको इंग्लैंड ले आया गया, वैसा पूरा सच नहीं है। एक्चुअली टेल्सन्स बैंक आपके फादर के विशेस को पूरा कर रहा है। आपके फादर ने टेल्सन्स बैंक से मांगा था कि हम लोग आपके और आपके फादर के मनी का केयर करें। ये आपके फादर की विश थी, इसलिए हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। फिर मिस मैनिट बोली कि टेल्सन्स बैंक ने बहुत अच्छा काम किया। सो वी आर स्टॉपिंग हियर। आई थिंक टिल हियर इट्स क्लियर। वी विल कंप्लीट दिस लेसन, but not now. We are stopping here. So till now, bye bye, and please subscribe the channel.